हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत में जातीय व्यवस्था, जिसके अंतर्गत जाति की परिभाषा सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा। तो जाति की परिभाषा में आज हम बहुत कुछ जानेंगे कि जाति आखिर होती क्या है और जाति किस प्रकार जो है हमारे समाज में विद्यमान है। तो इस पर जो है हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो जाति की परिभाषा एक वंशागत और अंतविवाही समूहों की तरह की जा सकती है। इसके परंपरागत सामान्य नाम, व्यवसाय एवं संस्कृति होती है। इसकी गतिशीलता अपेक्षित रूप से कट्टर होती है और इसकी प्रतिष्ठा स्पष्ट होती है और यह एक सहजाति समुदाय भी होती है। वर्तमान परिस्थितियों में जाति व्यवस्था एक औपचारिक संगठन की तरह है और जिसमें अधिक कठोरता नहीं है। अब यह व्यवस्था जो है राजनीति से जुड़ गई है और इस तरह जो उपरोक्त विवरणों के आधार पर हम जातियों के निम्न लक्षणों का भी वर्णन कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो आज के समय में जो है जाति जो है अधिक कठोर नहीं रह गई है। इसका कारण यही है कि जाति में कठोरता जो है आज आधुनिकता के कारण हुआ है और यहाँ तक कि देखा जाए तो व्यवसाय और संस्कृति में भी बहुत चेंजेस होने को देखा जा सकता है। तो कहते हैं अंतर्विवाह के कारण जो है जाति में बहुत ही कहते हैं ढीलापन आया है। तो इसके कुछ लक्षण हैं, देखते हैं हमारा इसका लक्षण क्या है। इसमें देखा जाए तो पहला लक्षण इसी के रूप में है कि समाज का जो है खंडात्मक विभाजन, यानी समाज को जो है कई भागों में विभाजित किया गया है। अंततः भारतीय सामाजिक सुदृढ़ीकरण अधिकांश रूप से जाति पर निर्भर होता है। यानी देखा जाए तो सुदृढ़ीकरण जो होती है अधिकांश जाति पर निर्भर होता है, क्योंकि जाति में ऊंच नीच की भेदभाव होना एक स्वाभाविक बात ही है। देश में कई जातियां विकसित हुई है जिनकी जीवन पद्धति जाति पर निर्भर है। जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है तथा यह जाति वंशानुगत होती है। आपको पता ही होता है कि जाति सदैव ही हमें जन्मजात प्राप्त होती है, यानी जिस जाति में आप जन्म लोगे आपको उसी जाति का जो है पूरा सदस्यता जो है अपनाना पड़ेगा। इसलिए कहा जा सकता है कि जाति जो है वंशागुणत होती है और सदस्य जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति के सदस्य होके रह जाता है। कहते हैं उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, सोपन व्यवस्था। कहते हैं जातियां पवित्रता एवं अपवित्रता के आधार पर उच्च और निम्न धंधों पर बनी हुई है। यह व्यवस्था एक पीढ़ी की तरह है जिसमें सबसे ऊंचा जाति को जो है उच्च श्रेणी में रखा जाता है तथा अपवित्र धंधा करने वाले जातियों को निम्न श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण का कार्यक्रम कांड और शिक्षण देना होता है और इस व्यवस्था को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। इसी कारण सोपनीकीय व्यवस्था में इन उच्च स्थान भी प्राप्त है। दूसरी ओर सफाई कर्मी के काम झाड़ू लगाना होता है, इसलिए इन जातियों को सोपन में अपवित्र धंधों की श्रेणी में रखा जाता है। तो सोपन व्यवस्था का अर्थ यही होता है दोस्तों कि आपको जो कार्य मिलता है, यानी जाति को जो कार्य मिलता है वो पवित्रता अपवित्रता के आधार पर उच्च और निम्न जाति में बांटा जाता है। यानी कहा जाए तो जो कहते हैं शिक्षा देने वाला कार्य करता है उसको हम पवित्र जातियों में मानते हैं। अपवित्र जाति उनको मानते हैं जो सफाई कर्मचारी होते हैं, चाहे जो भी कहते हैं थोड़ा नीच कार्य करते हैं उनके लिए माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आज के समय में यहाँ पर कोई पवित्र कार्य और अपवित्र कार्य नहीं है। कहते हैं जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं उसको ही अच्छा कर्म कहा जाता है। कहते हैं काम धंधा जो इंसानों के पेट के लिए होता है उसको कभी गलत नहीं कहा जा सकता। कहते हैं जो आप मेहनत से कमा के कर रहे हो वो मेहनत जो समाज मान्यता देता है उस मेहनत को हर व्यक्ति जो है सराहता भी है, चाहे वो किसी प्रकार का भी हो। लेकिन कहते हैं कोई चोरी डकैती ये करे, कहते हैं इसमें भी तो मेहनत होती है, लेकिन ये समाज इसको स्वीकृति कभी नहीं देता, क्योंकि एक कानून भी स्वीकृति नहीं देता, इसलिए ये चीज़ों को जो है कभी भी प्रोटीन नहीं मिलती है। तो सोपन व्यवस्था में यही होती है कि जाति के रिगार्डिंग पवित्रता और अपवित्रता के जो है ऊंच नीच की भेदभाव पाई जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भोजन, खान पान और धूम्रपान पर प्रतिबंध। कहते हैं सामान्यतः जाति आपस में ही एक दूसरे पर खान पान, एक ही पंगत में बैठना या मद्यपान या धूम्रपान स्वीकार नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मण दूसरी जाति से भोजन नहीं लेते हैं। वास्तव में खान पान का सारा मसला बहुत ही जटिल होता है, यानी इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि हमारे समाज में बहुत से जातियों में कहते हैं साथ में बैठ के जो है खान पान करना, ये कहते हैं स्वीकार तब नहीं करते हैं जब वो धूम्रपान और मदिरापान के रूप में हो, क्योंकि इनको जो है कभी भी सही रूप नहीं दिया जा सकता।
उदाहरण के लिए ब्राह्मण दूसरी जाति से जो है भोजन नहीं लेते हैं, ये आपने देखा भी होगा और जाना भी होगा। वास्तव में खान पान का सारा मसला बहुत ही जटिल होती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में कन्या कुश ब्राह्मणों में कई उप विभाजन भी है। कहा जाता है कि एक 12 कन्या कुश जो है 13 अंगूठियाँ था कन्याभूष ब्राह्मण तो हैं ही, लेकिन वो कई उपजातियों में बटे हुए हैं। यानी देखा जाए तो ये कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है कुब्ज ब्राह्मण रहते हैं, वो कई श्रेणियों में बटे हुए हैं। यानी खाने के 2 प्रकार में बटा हुआ है। पक्का खाना यानी घी से पका हुआ खाना, इसे पूरी कचौड़ी और पुलाव कहते हैं। दूसरा कच्चा खाना है जिसे हम केवल पानी द्वारा पकाया जाता है। इस खाने में चावल दाल और शाक सब्जियां होती है। कुछ जातियों में केवल पका खाना ही खाने की अनुमति भी दिया जा सकता है। यानी कहा जाए तो कुछ जातियों में केवल पक्का खाना खाने की ही अनुमति दी जाती है। इस विभिन्नता के होते हुए भी उच्च जाति के लोग सामान्यतः नीच जाति के हाथ का बना हुआ खाना स्वीकार नहीं करते हैं। यही सिद्धांत धूम्रपान पर भी लागू होता है। यानी देखा जाए तो सारी सिद्धांत जो है एक दूसरे के साथ ही चल रहे होते हैं। जो गलत है उसको कोई भी समाज गलत ही कहेगा। उसके पश्चात है अंतविवाह। कहते हैं इसका अर्थ है कि एक जाति का सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करता है। यह अंतरजातीय विवाह कहलाता है। अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंधित है और इस प्रतिबंधित के होते हुए भी पढ़े लिखे लोग और विशेषकर शहरी क्षेत्र के लोग धीरे धीरे अंतरजातीय विवाह करने लग गए हैं। कहते हैं अंतरजातीय विवाह का जो है आज एक प्रचलन सी बन गई है। आज जो लोग अपने जाति में ना करके दूसरे जाति में विवाह करते हैं और ये विशेषकर शहरी क्षेत्र में देखने को आपको मिल सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पवित्र और अपवित्र। कहते हैं पवित्र और अपवित्र की अवधारणाएं जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं में से एक है। इन अवधारणाओं का प्रयोग आदमियों के जो है काम काज व्यवसाय भाषा वेशभूषा और भोजन की आदतों से जाना जा सकता है। उदाहरण के लिए मद्यपान करना, शाकाहारी भोजन ग्रहण करना, उच्च जाति द्वारा छोड़े हुए भोजन को प्राप्त करना, ऐसे धंधों में काम करना जो मरे हुए जानवरों को उठाता है, झाड़ू लगाना, गंदे कचरे को उठाना अपवित्रता है। धंधों के ये प्रतिबंधित होते हैं हुए भी आज उच्च जाति भी ऐसा काम करने लगी है। जूते कारखानों में काम करना, ब्यूटी पार्लर में जो है बाल काटने प्रतिबंधित नहीं रहा। यानी कहा जाए तो आज हर जाति के लोग जो है दूसरे जाति के कामों को जो है अपना लिया है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षुद्र हो, चाहे वैश्य हो, आज किसी की जाति वर्ण के रूप में नहीं परिभाषित किया जा रहा है। आज जो है व्यक्ति की जो योग्यता बनती है, जो वो कार्य सक्षम सीखता है, उसी पे जो है कार्यरत होता है। यानी उच्च जाति के लोग भी आज जो है निम्न जाति के कार्य भी कर रहे हैं। कहते हैं जैसा वो शिक्षा प्राप्त करते हैं वैसे ही उनको काम करना पड़ता है। आज आप देखोगे भी कि उच्च जाति के लोग जो है झाड़ू लगा रहे हैं और जो है कचरे को उठा रहे हैं। तो आज उसको पवित्र अपवित्र के रूप में नहीं देखा जा सकता। आज सिर्फ ये देखा जाता है कि आपने कितना शिक्षा प्राप्त किया है और आपके पास कितना गुण है। उसके पश्चात है व्यवसायिक संगठन। व्यवसायिक संगठन के अंतर्गत यही आता है कि सामान्यतः प्रत्येक जाति के कुछ निश्चित धंधे होते हैं और वो इन धंधों को छोड़ नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मण का काम पुरोहित करना है, पाठन करना है, कलेश राजस्व के आंकड़ों को देखना है, बनिया व्यापार करते हैं और जो है चमार मरे हुए जानवरों की खाल उधेड़ते हैं। आज औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के कारण कुछ लोगों ने अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़ दिया है। यह होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्र में अब भी लोग जो है परंपरागत व्यवसाय ही करते हैं। शहरों में भी कुछ नाई दिन में तो किसी दफ्तर में काम करते हैं, परंतु सुबह शाम बाल काटने का धंधा ही करते हैं। तो देखा जाए जैसे कि हमने यहाँ भी पढ़ा भी है कि व्यवसायिक संगठन जो है आज के समय बदलता चला जा रहा है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में अब भी लोग परंपरागत व्यवसाय ही कर रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में ये परंपरा टूट चुकी है। कहते हैं हर कोई जो है अपना रोजी रोटी कमाने के लिए कोई भी कार्य धंधा अपनाने लग गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है नए समाजी क्षेत्र में सामाजिक धार्मिक जो नियोक्ता एवं अधिकार। कहते हैं कुछ निम्न जाति के आज भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। पहले के समय में भी नहीं करने दिया जाता था। वो साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उन्हें सोने के आभूषण नहीं पहनाने दिए जाते हैं, छतरी लेकर बाजार में नहीं घूम सकते हैं। ये सब व्यवहार को प्रतिमान आज बदल गए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपने पुराने फिल्मों में देखा होगा, जो नीचे जात के लोग होते हैं उनको जो है मंदिर में प्रवेश नहीं करवाई जाती थी, तो इससे ये साबित होता था कि उसको वो नीच समझा करते थे। लेकिन आज जो है ये सारी चीज़ें बदल चुकी है। आज ये प्रतिमान बिल्कुल ही बदल गए हैं। आज कोई भी जाति के लोग जो है
है अपने पूजा पाठ भी करवा सकता है और पाठ पूजा में सम्मिलित भी हो जाता है। आप देखते ही हो कि जागरण होते हैं बड़े बड़े जगहों पर, वहाँ पर हर जाति के धर्म के लोग अपना रह के जो है ईश्वर की भक्ति करने में लीन हो जाते हैं। तो आज जो है ये चीज़ें सारे कुछ बदल चुकी है। अगर अगली बात करें रीति रिवाज और पहनावा और बोलचाल में अंतर, तो कहते हैं हर एक जाति को अपने जीवन को एक निश्चित पद्धति होती है। यानी देखा जाए तो हर जाति की अपनी एक जीवन निश्चित पद्धतियाँ होती है और इस जाति के रीति रिवाज, पहनावा और बोलचाल होता है। उच्च जातियाँ साहित्यिक शब्दों का प्रयोग सदैव करते हैं जबकि निम्न जाति स्थानीय बोलचाल बोलती है। तो इसमें आज जो है पहनावा, बोलचाल, रीति रिवाज का जो है बहुत महत्व रहता है। यानी उच्च जाति साहित्य शब्द का प्रयोग सदैव ही करते रहते हैं, ये आपने जनरली देखा होगा। चाहे हाई प्रोफाइल के लोग जो होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं तो हम उसको अत्यधिक सभ्य समझते हैं, और जो पढ़े लिखे थोड़ा सा होते हैं, अगर हिंदी मीडियम में होते हैं तो लोग उसको असभ्य समझते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात का कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हमें ये पता है कि भाषा सिर्फ एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट कर सकते हैं या दूसरों के विचारों से अवगत हो सकते हैं। तो इसलिए आज भाषा के रिगार्डिंग जो है इस तरह की भेदभाव करना कदाचित उचित नहीं माना जा सकता। उसके पश्चात हमारे समक्ष संघर्ष का निदान करने के लिए कार्य पद्धति, यानी संघर्ष का निदान करने के लिए कार्य पद्धतियाँ क्या है। कहते हैं जब जातियों में संघर्ष होता है तो तनाव होती है, तो इसके लिए प्रत्येक जाति का एक जो है परंपरागत तंत्र होता है जिसके माध्यम से तनाव में सुलह लाई जाती है। जाति और अंतर जातीय झगड़ों को जातीय पंचायत के माध्यम से हल किया जा सकता है। यानी देखा जाए तो संघर्ष का निदान करने के लिए कार्य पद्धति बहुत ही जरूरी होता है और इसमें जो है आज बड़े बड़े संस्थाएं को जो है हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। और ये लोग जो होते हैं मैक्सिमम यही बात पे ध्यान देते हैं कि जितना हो सके उनको आपस में सुलह करा दिया जाए जिससे जो वाद विवाद है अधिक खतरनाक न बन सके। उसके पश्चात हमारे समक्ष अगला जो टॉपिक है वह है जाति और वर्ण में अंतर। आखिर जाति और वर्ण में क्या अंतर है, तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि जाति और वर्ण में किस प्रकार का अंतर जो है देखा जा सकता है। कहते हैं जाति और वर्ण में जो अंतर हुई है वो समय काल के अधीन थी, क्योंकि जाति और वर्ण के रूप में जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारतीय समाज में 4 वर्ण थे पुराने समय में। वर्णों का पहला उल्लेख ऋग्वेद में ही हमें मिलती है, ठीक है। यानी लगभग 1500 ईसा पूर्व जो है वैदिक काल में वर्ण थे। वर्ण का आशय रंग से था और आरंभ में अछूत नहीं थे। वर्ण व्यवस्था आरंभ में कठोर नहीं थे। वैदिक काल के बाद यानी 1000 ईस्वी पूर्व में शूद्रों का उल्लेख मिलता है और इस भांति कहा जा सकता है कि 1000 ईस्वी पूर्व में वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हुई। यानी उससे पहले वर्ण अवस्था नहीं थी। यानी आपने देखा भी होगा कि उससे पहले वर्ण अवस्था नहीं थी, लेकिन 1000 पूर्व में ये वर्ण अवस्था जो है स्टार्ट हुई। कहते हैं अगर ईसा पूर्व 2री शताब्दी और उसके बाद विभिन्न व्यवसायों के कारण कई औद्योगिक समूह उत्पन्न हुए। देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था भारतीय व्यवस्था का केवल पुस्तकीय दृष्टिकोण था, जबकि जातीय व्यवस्था आज व्यवहारिक रूप में देखने को मिल सकता है। आज वर्ण नहीं मिलते हैं, जातियाँ मिलती हैं। वर्ण तो केवल 4 हैं लेकिन जातियाँ कहते हैं 4000 है। अब देखिए पहले के समय में वर्ण की व्यवस्था जो थी सिर्फ 4 थी, यानी 4 व्यवस्थाओं में ही बटी थी। लेकिन आज देखा जाए तो वर्ण से सबसे अधिक जो है जातियां हैं, यानी जातियां 4000 है। तो कहा जा सकता है कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र में कोई 20 जातियां जरूर मिलती होगी। जातियों का सोपन जो है संपूर्ण भारत में मिलती है, यानी ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रियों को रखा गया है और फिर वैश्य शैव्य को और उसके बाद अंतिम में क्षुद्र रखा गया है। अगर हम साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं तो आप याद रखना कि जो मुख से बोला हुआ जो स्वर होती है, जो आवाज़ें होती है, यानी मुख को है ब्राह्मण का रूप दिया गया है और क्षत्रिय को जो है बाजू का ही रूप दिया गया जिसका कार्य होता है युद्ध करना। वैश्यों का जो कार्य होता है यानी पेट से रिलेटेड होता है, पेट के लिए वो लोग हर तरह के कार्य करते हैं जिसमें किसान उसान सभी आते हैं, ठीक है। और अंतिम रूप जो दिया गया है वो क्षुद्र का दिया गया है। क्षुद्र का अर्थ यही होता है जो कि तीनों ही समाजों की सेवा करते हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है पैर के जूते के समान समझ सकते हो, जिसको सदैव ही बाहर रखा जाता है। कहते हैं काम इसी का ही चलता है, लेकिन फिर भी हम इसको क्षुद्र के रूप में परिभाषित करते हैं और सदैव इससे ही घृणा करते हैं। लेकिन ये जो है सभी का जो है रूप रंग संवारते हैं और सभी जातियों का सेवा पानी करते हैं। तो इस तरह जो है इनको 4 वर्णों में विभक्त किया गया है। जाति की यह सोपनी व्यवस्था सारे देश में सामान्य है, लेकिन जो है विभिन्न स्थानों पर यह सोपन बदल भी जा रहा है। आज की बदलती स्थिति
कहीं पर ब्राह्मण शीर्ष स्थान पर है तो दूसरे क्षेत्र में कोई अन्य जाति जैसे राजपूत शीर्ष स्थान पर है। ऐसा भी स्थान है जहां दलितों की ऊंचा स्थान मिलता है। आज की परिस्थिति में धर्मनिरपेक्ष लक्षण अर्थात आर्थिक और राजनीतिक शक्ति किसी भी जाति को शीर्ष स्थान दे देती है। कहते हैं वर्ण व्यवस्था में ऐसा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप देखोगे तो आज जो है कहीं ब्राह्मण शीर्ष स्थान पे है तो कहीं क्षूद्र शीर्ष स्थान पे है तो कहीं क्षत्रिय जो है शीर्ष स्थान पे है। इसका अर्थ यही हुआ दोस्तों कि आज जो है व्यक्तियों के कर्म यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितने कर्म कर रहे हो और आप कैसे जो है अपना जीवन यापन करते हो। कहते हैं अगर आप पढ़ के अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त करोगे तो निम्न कोटि में ही आ पाओगे। जैसे आप लोगों को पता है कि आजकल रैंकिंग के ज़माना है, जो सबसे अच्छा अंक प्राप्त करता है वो टॉप पे रहता है और जो बहुत ही गंदा मार्क्स प्राप्त करता है वो नीचे रहता है। तो इस रूप में जो है परिभाषित किया गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपको भी मालूम है कि अगर हम अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा समझेंगे, तभी जो है हम एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कर सकेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि तिरपान स्टडी सेंटर के से अच्छा विकल्प और कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस टू सिलेबस चलता है, शब्द थ्रू शब्द पॉइंट बताई जाती है और समझाई जाती है। तो आपको जब सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है तो कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है। कहते हैं हमें जितना हमारा सिलेबस है, जितना हमारा टॉपिक है, अगर हम उतना ही समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम में हमें शीर्ष पे पहुँचने पे कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपना टॉपिक को ही भूल के जो है बड़े बड़े सिलेबस देखने लग जाओगे तो शायद आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाओगे जिसकी आपकी आवश्यकता थी। कहते हैं धार्मिक आधार पर जो है उच्च स्थान वर्णों में होती थी, यानी देखा जाए तो धार्मिक आधार पर जो है उच्च वर्ण वर्णों में सदैव होती थी, जबकि अछूते का वर्ण व्यवस्था में अनिवार्य रूप से भिन्न स्थान हुआ करता था। देश में कहीं भी उच्च जातियां सोपान में ऊपर नहीं समझी जाती है, इसलिए किसी भी वर्ण और जाति के सामान्य नहीं समझना चाहिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर देखा जाए तो कहते हैं कि छुआछूत का जो वर्ण व्यवस्था में अनिवार्य रूप से निम्न स्थान प्राप्त होता है और देश में कहीं भी उच्च जातियां सोपान ऊपर नहीं समझी जाती है, इसलिए किसी भी वर्ण और जाति को सामान्य नहीं समझना चाहिए। उसके पश्चात हमारा जो टॉपिक है वो है जाति और वर्ण में अंतर। आखिर जाति और वर्ण में क्या अंतर है, तो अंतर जानना भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं जाति एक वंशगत समूह है और वर्ण की प्राकृतिक निरपेक्षता की है। कहते हैं वर्ण व्यवस्था में जो है वही विवाह और अंतर विवाह होते हैं। इसमें गतिशीलता ऊपर की ओर होती है या नीचे की ओर, इसमें व्यक्ति जिसमें पैदा हुआ हो कहते हैं उसमें रह सकता है या अनिवार्य रूप से एक सामाजिक और आर्थिक समूह हो सकता है। भारत में सामान्यतः 3 वर्ग पाए जाते हैं, एक उच्च, माध्यम और निम्न वर्ग। यानी आप देखोगे तो भारत में इन्हीं 3 वर्ण से जो है कार्य चलते हैं। प्रत्येक वर्ण 2 भागों में बटा हुआ होता है, एक भाग को उच्च होता है तो दूसरा भाग सदैव निम्न होती है, चाहे उच्च में क्यों न हो। इसी प्रकार जो है उच्च मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग भी आता है। इसी तरह उच्च वर्ण और निम्न जो है वर्ग भी आता है और वर्ग और जाति में बहुत ही अंतर है। यह है कि जाति कर्म कांड पर निर्भर होता है, जबकि वर्ग जो होता है धर्मनिरपेक्षता पर निर्भर होती है। कर्म कांड में उच्चता का कारण धार्मिक मिथक है और जो है धर्मनिरपेक्ष वर्णों का आशय आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक से है। वर्ण चेतना पाई जाती है लेकिन जाति चेतना नहीं है। अस्त्र ने साफ शब्दों में बात कहा था कि शहरी क्षेत्र में जातियों को भी अधिक आर्थिक दृष्टि से देखा जाता है। यानी अरसू जो थे पहले इनको नॉलेज था इस बात की कि शहरी क्षेत्र में जाति भी अधिक आर्थिक दृष्टि से देखा जाएगा। यानी देखा जाए इनका बात जो था स्पष्ट था कि अगर हम शहर में ले तो जाति का जो रूप रंग होगा वो आर्थिक दृष्टिकोण से होगा। जो जितना अमीर होगा वो उतना ही उच्च माना जाएगा और जो उच्च जाति के होते हुए भी अगर वो गरीब है तो निम्न जाति में ही उसकी गणना की जाएगी। हमारा जो अगला टॉपिक है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम बात करेंगे जाति व्यवस्था में परिवर्तन। कहते हैं जाति व्यवस्था में सामान्यतः परिवर्तन जो है पिछली 2 शताब्दी में आए हैं। यानी जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन देखने को मिला है 2 शताब्दियों में देखने को मिला है। इसमें विशेष जो है परिवर्तन 50 वर्षों में आया है। यानी 50 वर्षों में जाति व्यवस्था में बहुत ही परिवर्तन आप देखने को मिल सकता है। इस परिवर्तन के कारण जो है संस्कृतिकरण, पाश्वीकरण, आधुनिकीकरण और प्रभाव जाति, औद्योगिकरण और नगरीकरण जो है प्रजातांत्रिक विवेक केंद्रीकरण महत्वपूर्ण है। जाति व्यवस्था में आने वाली परिवर्तनों को निम्न बिंदुओं में रखा जा सकता है। यानी इसको जो है कुछ बिंदुओं के अंतर्गत इसको परिभाषित किया जाता है। देखा जाए तो संस्कृतिकरण सबसे पहले हमारा आता है। संस्कृतिकरण
आखिर संस्कृतिकरण होती क्या है और इसका जो है जाति व्यवस्था के परिवर्तन में क्या योगदान है। दोस्तों कहा जाता है यही बात कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति के लोग उच्च जाति के व्यवहार, प्रतिमान, जीव पद्धति आदि का जो अनुसरण कर लेते हैं। साधारण शब्दों में अगर मैं बताऊं तो संस्कृतिकरण का अर्थ यही होता है कि कोई जो है निम्न जाति का लोग, यानी निम्न लोग होते हैं जिनमें कोई तरह की संस्कृति नहीं होती है, लेकिन वो निम्न जाति के लोग होते हुए भी अगर उच्च लोग जाति के लोग के साथ संपर्क में जाते हैं तो उनकी सारी आदतें, सारी उच्च कोटि की बातें सीख लेते हैं और वो भी उसी समाज में घुल मिल जाते हैं। तो इसको हम संस्कृतिकरण के रूप में समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें अपने अपवित्र व्यवसाय और अपवित्र आदतों को, जैसे कि मांसाहार और मद्यपान, छोड़ना भी पड़ता है। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जो भी लोग जिस समाज में निवास करते हैं उसी की जो है आदतें वो ग्रहण भी कर लेते हैं। कहते हैं इसके लिए उनको मांसाहार या मद्यपान छोड़ना क्यों ना पड़े। कहते हैं जैसा अगर आप समाज में जाओगे, अगर आदत आप नहीं बनाओगे तो वो समाज आपको वहाँ से बहिष्कृत कर देगी, यानी वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो आप उस समाज में बने हुए नहीं रह सकते, क्योंकि जब तक समाज की तरह व्यवहार आपका नहीं होगा वो समाज आपको नहीं अपनाएगा और नहीं आप उस समाज की विशेषताओं को अपना सकते हो। तो यही संस्कृतिकरण जो है हमें बताती है कि निम्न जाति के लोग जो होते हैं उच्च जाति के लोगों के साथ रह के उनकी सारी आदतें सीख लेते हैं। तो इसी को हम संस्कृतिकरण के रूप में कह सकते हैं। पिछले दिनों में अछूतों को इस तरह संस्कृतिकरण सुधार करने का अवसर नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि पिछले समय में अछूतों को इस तरह के संस्कृति सुधार करने का अवसर नहीं था। कोई भी अगर क्षुद्र व्यक्ति अगर उच्च जाति के व्यक्तियों की तरह व्यवहार करता था तो उसको सदैव ही तिरस्कार का भावना सहना पड़ता था और उसको मारा पीटा भी जाता था। केवल मध्यम वर्ग की जाति का यह सुधार कर सकती थी, सिर्फ मध्य वर्ग को ही ये इजाज़त दिया गया था। कहते हैं संस्कृतिकरण के लिए एक जाति की दशाएं होनी चाहिए, यानी जाति में स्वर्ण जाति होने की संभावना हो। कहते हैं इस जाति की आर्थिक अवस्था जो है बढ़िया होना चाहिए, ये भी जरूरी बात थी। और इस जाति के खाते में कुछ ऐसी मिथक होनी भी चाहिए जो उच्च जाति या उच्च स्थान दे सके। इस भांति संस्कृतिकरण व्यक्तियों में सुधार होना बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, संपूर्ण समूह में सुधार होना भी चाहिए। यानी सिर्फ एक समूह में अगर आप सुधार कर दोगे तो इससे पूरा समाज नहीं सुधर सकता। अगर आपको सुधारना है तो आपको संपूर्ण समूह को सुधारने की आवश्यकता पड़ेगी। संस्कृतिकरण एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें परिवर्तन एकाएक नहीं आती है। यानी संस्कृतिकरण दोस्तों ये एक ऐसी लंबी प्रक्रिया है जो एकाएक परिवर्तन नहीं होता है। ये परिवर्तन जो होता है समय के साथ चलता ही रहता है। व्यक्ति का परिवर्तन तो जो है परिस्थितिजनक होती है। कहते हैं आवश्यक यह है कि एक निश्चित जाति का संपूर्ण जाति व्यवस्था में विलय हो जाए। इस भांति इस प्रक्रिया को निम्न जाति देश के जो है विभिन्न भागों में छोटी स्थिति में उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं आगरा के जटाव अपने आप को जो है 1940 के दशक में ऊंचा बनाना चाहते थे। जाति से वे चमार थे और ब्रिटिश युग में एक समय ऐसा था जब जूते की मांग बढ़ गई थी और इस काल में जो है जटाव आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो गए थे। उनकी स्थिति क्षत्रियों की बराबर हो गई थी। इन जटावों ने एक मिथक प्रसारित किया रामायण काल में, जिसे स्वामी जो है आत्माराम ने लिखा था कि जटाव नेत्रा युग में क्षत्रिय थे। जब परशुराम क्षत्रियों का संहार कर रहे थे तब जटाव जंगल में छिप गए और अपने आप को बचाने के लिए वो जानवर की खाल के साथ काम करने लगे। जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई तब उन्होंने खाल के धंधे को अपना लिया। अब क्योंकि जटाव पैसे वाले हो गए हैं वो अपने आप को क्षत्रिय भी कहते हैं। कहते हैं यूं हुआ कि जटाव वास्तव में क्षत्रिय थे और परशुराम के क्षत्रिय संहार से बचने के लिए चमार हो गए, यानी वो चमड़ियों को जो है उधरने लग गए। लेकिन चमार के धंधे में उन्हें लाभ था, इसलिए आज वे अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं। आगरा के स्थानीय जटाव ने इस स्वीकार नहीं किया। बाद में वो स्थानीय जटाव संगठित हो गए और इन्हें अपने आप को राजनीतिक क्षेत्र में एक वोट बैंक के रूप में स्थापित किया। इस भांति असफल संस्कृतिकरण के जटाव के लिए उच्च गतिविधियों का रास्ता खोल दिया। यानी देखा जाए तो पहले जटाव जो हुआ करते थे वो क्षत्रिय हुआ करते थे, लेकिन एक यहाँ पर द्वंद कथा है कि जब परशुराम क्षत्रियों का संहार कर रहे थे तो सभी के सभी क्षत्रिय जो थे वो जंगलों में चले गए और वहाँ पर क्या हुआ, जानवरों के खाल निकाल के वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। कहते हैं ये जो है जीवों का जो चमड़ी का खाल हुआ करता था ये काफ़ी
मानने में उपयोगी था, इसलिए इनका धंधा अच्छा खासा चल गया और इस धंधे में उनको बहुत काफ़ी लाभ होने लगा। तो इन्होंने इसी को ही अपना जो है धंधा अपना लिया और उसी में जो है वो अपना जीवन यापन करने लग गए। तो इस प्रकार जो है वो क्षत्रिय होते हुए भी चमार के कार्य करने लग गए। उसके पश्चात हमारा जो है पश्चिमीकरण। देखिए, संस्कृतिकरण में आपने हर पहलू पर आप समझ गए होंगे कि संस्कृतिकरण जो थी वो क्या करती थी, किसी भी निम्न जाति के लोग उच्च जाति के जो रहन सहन अपना लेते हैं उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। लेकिन पश्चिमीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, तो इसको छोड़ना जो है मूर्खता रहेगी। तो पश्चिमीकरण जो अगर आपके सिलेबस में है तो ये आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा कि पश्चिमीकरण एक आशिया पश्चिमी जीवन पद्धति यानी भाषा, पोशाक और व्यवहार के प्रतिमानों को कहते हैं। यहाँ पर जो लैंग्वेज आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन आप साधारण शब्दों में समझना चाहोगे तो सिर्फ इतना ही जान लेना कि जो पश्चिम में यानी जो अमेरिका जो है, जो आप देखे होंगे कि अमेरिका में जो सभ्य अलग टाइप का है, तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो वहाँ का जो है भाषा, रंग, रूप, ठीक है, रूप रंग सारे कुछ अपनाने लग जाता है। तो इसी को जो हम कहते हैं पश्चिमीकरण का प्रभाव। यानी देखा जाए तो जीवन की पद्धति उनके चेंज हो जाती है, रहन सहन, खान पीन, आदतें सब जो है पश्चिमी की तरह हो जाते हैं। तो इसी को हम पश्चिमीकरण कह सकते हैं। यानी उनकी भाषा भी चेंज हो जाता है, उनका पोशाक भी चेंज हो जाता है, इवन कि उनका व्यवहार में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कैसे हुआ? क्योंकि वह अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पर उन्होंने उस सारी सभ्यताओं को देखी जो उनको काफ़ी भा गई और उन्होंने सारी आदतें उन्हीं के जैसे अपना लिया। तो ये पश्चिमीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्योंकि आपको परिभाषा करना है तो आप ऐसे भी लिखोगे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर पे। कहते हैं भारत में ब्रिटिश प्रभाव देखने को मिलता है। पश्चिम के निम्न लक्षण है विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अथवा जो है वैज्ञानिक जो है लक्ष्य परक नजरिया होती है। कहते हैं भौतिक प्रगति में जो है रुचि आज के भारत में जो है संचार प्रक्रिया और मास मीडिया में काफ़ी विश्वास, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा और उच्च सामाजिक गतिशीलता। कहते हैं उच्च जातियों ने पहले अपने स्वयं को पश्चिमीकरण किया था, बाद में वो निम्न जाति ने भी पश्चिमीकरण को अपना लिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं उसी समाज की जो है आदतें और उनकी जो है वेशभूषा और पद्धति को हम अपनाने की सदैव कोशिश करते रहते हैं। तो इसी को हम पश्चिमीकरण के रूप में समझ सकते हैं। इस प्रक्रिया ने जाति की जो है कठोरता को बदल दिया और यह जो है लचीला व्यवस्था बन गई। खास करके ऐसा जो है नगरीय क्षेत्र में हुआ। यानी इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब जो हमारे समक्ष टॉपिक है आधुनिकीकरण है। दोस्तों आपने समझ ही लिया होगा कि पश्चिमीकरण का मतलब होता है कि जो हम पश्चिम के सभ्यता जो है बहुत आसानी से उनकी सभ्यताओं में घुल मिल जाते हैं, उनके आदतें व्यवहार को अपना लेते हैं, तो उसी को हम पश्चिमीकरण कहते हैं। अब जो है हमारा आधुनिकीकरण, आधुनिक का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इसमें जो है टेक्नोलॉजी का हद से अधिक उपयोग किया जाएगा। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसका भरोसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। यानी आधुनिकीकरण में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सबसे ऊपर रखा जाता है और इस प्रक्रिया में जो है विवेकपूर्ण अभिव्यक्तियाँ होती है, उच्च सामाजिक गतिशीलता होती है और संपूर्ण जन समूह का परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलता है। लोगों का स्वतंत्रता में जो है विश्वास होता है और सामान्यता बंधुता भी आती है। इस प्रक्रिया में लोग जो है भागीदारी करते हैं और आधुनिकीकरण में जो है संस्थाएं, संरचनाएं और अभिव्यक्तियां आदि के क्षेत्र में भी सामाजिक संस्कृति और वैश्विक स्तर पर परिवर्तन आता है। कहते हैं शहर में जातियां धीरे धीरे जो है वर्ग बन रही हैं। हमारे यहाँ मध्यम वर्ग जो है राष्ट्रीय दृष्टिकोण एवं नए उद्देश्यों को लेकर आगे आ रही है। आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण की तुलना में अधिक विशाल अवधारणाएं हैं। कोई भी एक जो है संस्कृति पश्चिम मूल्य के लेकर अपने आधुनिक कर सकती है। हमारे देश के लिए भी यह कहा जा सकता है कि परंपराओं को छोड़े बिना भी आधुनिकता हो सकती है। हमारी जाति जो है व्यवस्थाओं के कई आधुनिक तौर तरीकों को अपना लिया जाता है। ऐसा करने में हमने लोगों की शिक्षा दीक्षा भी दी है, औपचारिक संगठन बनाया भी है तथा लोगों को ये चेतना भी दी है कि हम आधुनिक हो रहे हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ पर सारे शब्दों का जो निचोड़ है, जिसको कंक्लूजन के रूप में देख सकते हो कि आधुनिकीकरण जो है बहुत विस्तृत है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर आप पश्चिमीकरण देखोगे तो वो बहुत कम विकसित है, लेकिन आधुनिकीकरण बहुत विस्तृत है। और आधुनिकीकरण का अर्थ ही यही होता है कि हम आधुनिक विचारधाराओं के साथ चलते हैं। इसमें जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो है अधिक महत्व दिया जाता है और इसमें हर चीज़ जो है आधुनिकीकरण के रूप में लिया जाता है। यानी देखा जाए तो हमारे जो जीवन का जो है बहुत ही आसान बना देना ही आधुनिकीकरण के कारण ही संभव हो सका है। और इसकी वजह से बहुत सी संस्थाएं, संरचनाएं और नीति जो है आज अस्तित्व में आई है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है प्रभव जातियाँ। प्रभव जातियाँ क्या होती है? कहते हैं प्रभव जातियाँ जो है 20वीं शताब्दी में जो है प्रभव जाति की अवधारणा ग्रामीण अध्ययनों के परिणाम स्वरूप हमारे सामने आया था। इसका मतलब है कि गांव की कुछ जातियां आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रभावी हो जाती है और वो एक क्षेत्र विषय में महत्वपूर्ण समझी जाती है। तो ये प्रभाव जातियां समझ सकती हो कि एक क्षेत्र में इनका बहुत विशेष स्थान बन जाता है। यानी वो जाति एक क्षेत्र में चाहे वो निम्न जाति क्यों ना हो, उसकी जो है बोलबाला काफ़ी बढ़ जाती है। तो यही इसका मतलब भी आता है कि गांव की कुछ जातियां आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रभावी होती है। यानी वो जाति जो होती है आर्थिक, यानी अगर मान लो कोई निम्न जाति के लोग के पास बहुत पैसे हैं तो वो उच्च जाति में बदल जाएंगे, और कभी कभी राजनीतिक दृष्टि से भी प्रभावी होते हैं। मान लीजिए कोई निज जात के जो है व्यक्ति जीत जाता है इलेक्शन में, और वो आजकल देखते भी होंगे कि आजकल सरकार भी ओबीसी या एसटी के रूप में ही जो है लोगों को चुना जाता है और उनको ही दिया जाता है टिकट जो छोट जात या नीचे जात के लोग होते हैं। उनका ये विश्वास होता है कि इससे उनको अच्छा वोट बैंकिंग मिलेगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जो अगर निम्न जात के लोग जीतते हैं तो उच्च जात के लोग को भी उनके पास ही जाना पड़ता है, उनको ही नमस्कार करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है प्रभाव जाति के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं वो एक क्षेत्र विषय में महत्वपूर्ण समझी जाती है। सामान्यतः प्रभाव जाति वह है जिसके पास अपने क्षेत्र में कृषि भूमि अधिक होती है, यानी सबसे अधिक जिनके पास कृषि क्षेत्र होगा वही प्रभाव जाति के रूप में देखे जाएंगे। दूसरे में यह जाति आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होते हैं, यानी इनके पैसे जो होते हैं काफ़ी समृद्ध होते हैं। दूसरा बात देखा जाए तो प्रभाव जाति राजनीतिक रूप में यानी वोट बैंक की तरह शक्तिशाली होते चले जा रहे हैं। इस जाति की जनसंख्या अधिक होती है। इस जाति का कर्मकांड के उच्च स्थान भी प्राप्त होता है। इस जाति में अंग्रेजी माध्यम से पढ़े लिखे लोग होते हैं, यानी देखा जाए तो ये वो लोग होते हैं जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं और अपने आप को समाज में जो है उच्च कहलाते हैं। यह जाति कृषि के क्षेत्र में अग्रणीय होते हैं। यह जाति शारीरिक दृष्टि से बाहुबली होते हैं और यह होते हुए भी प्रभव जाति का दायरा जो है केवल उच्च जाति तक ही नहीं होता है। प्रभव जाति निम्न जाति में भी पाई जा सकती है। कहते हैं उसके पश्चात हमारे समक्ष है औद्योगिकरण और नगरीयकरण। कहते हैं इन दोनों प्रक्रियाओं में जाति व्यवस्था को काफ़ी प्रभावित भी किया है। लोगों को स्थानांतरण गाँव में शहरों की ओर औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ही संभव हुआ है। शहरों में जाति के सशक्त नियमों का पालन करना संभव अब नहीं रह गया। आज सभी जाति जो है टूट रही है एक तिनके की तरह। आज के समय में शहरों में कुछ ऐसे स्थान हैं जैसे कि बस, रेल, होटल, ऑफिस, कैंटीन आदि, जहां जाति के प्रतिबंधों को लागू करना संभव नहीं है। इसी कारण जाति के जो है लचीला समूह बना दिया गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप कहीं भी बस, रेलवे, होटल या ऑफिस या कैंटीन में चले जाओ तो वहाँ पर आपको जो है हर तरह के जो जाति के लोग मिल जाएंगे और सब के सब जो है साथ बैठ के गा भी रहे होते, खा भी रहते और अपना जीवन भी यापन कर रहे होते हैं। तो इसके वजह से क्या हुआ है, जाति व्यवस्था जो है बहुत ही लचीला, बहुत ही नष्ट सी हो गई। उसके पश्चात हमारे समक्ष है प्रजातांत्रिक विवेकीकरण, यानी पंचायती राज स्वायत्तशासी संगठनों गाँव में स्थापित होने से स्थिति बदल गई है। पंचायती राज में आरक्षण है और इससे निम्न जाति को जो है सशक्त बना दिया गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। आपको पता भी होगा कि पंचायती राज में आरक्षण होने की वजह से यानी जो है निम्न जातियों के लोगों के लिए हर क्षेत्र में जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण का मतलब यही होता है दोस्तों कि अगर जो कुल सीट है उसमें से कुछ सीट जो है उन जनजातियों के लिए रखी गई है और उनमें जो है कम ही जनजाति के रूप में होते हैं, तो उनको जो है आसानी से जो है काम धंधा मिल जाता है, जिसकी वजह से जाति जो है काफ़ी सशक्त बन गई है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जाति एवं राजनीति। कहते हैं जाति एवं राजनीति क्या अर्थ है? कहते हैं जाति एवं राजनीति का संबंध कोई आज से नहीं है। वर्ण व्यवस्था के युग में ब्राह्मणों का प्रभाव होना सामान्य बात थी। यह कहा जाता है कि जाति एवं राजनीति का जो है चोली दामन का साथ सदैव रहा है। राजनीतिक जाति के लिए वोट बैंक में बदल देता है। अब जातियों को जो है राजनीति के साथ में जोड़ा जाता है। जाति एवं राजनीति के संबंध में निम्न जाति के शक्तिशाली बना दिया गया है। अब जातियों को चुनाव के माध्यम से अपने आप को जो है ताकतवर बनाने का जो है अवसर भी मिल जाता है। दलित जाति इसका प्रमाण है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इलेक्शन में सदैव ही दलित जातियों के जो है लिया जाता है, जो कि सबसे बड़ा प्रमाण के रूप में आपके समक्ष है। कहते हैं जहाँ दलित जो है प्रभावशाली है वहाँ जो है विभिन्न राज्यों में दलितों में जो है
छड़बंदी हो गई है। इस छड़बंदी के कारण निम्न जाति उच्च जाति के साथ संघर्ष में भी आ जाती है। देश के कई क्षेत्र हैं जिसमें उच्च निम्न जाति परंपरा से एक दूसरे के विरोधी होते हैं। ऐसा लगता है कि यह संक्रमण काल है और अच्छी शिक्षा, जनजाति कार्यक्रम और रोजगार के अवसर भारतीय समाज को एक अनंत समाज की ओर ले जाएगा। तो इसमें साफ शब्दों में देखा जा सकता है कि आज जो है अगर आपने जाति की व्यवस्था को जो है तोड़ना है तो इसके लिए आपको अच्छी शिक्षा, जन जागृति कार्यक्रम, रोजगार के अवसर और भारतीय समाज के लिए उन्नत समाज की ओर ले जाने के लिए प्रयत्नशील करना पड़ेगा। तो मैंने कई बार आपको कहा है कि अगर आप अच्छे शिक्षा प्राप्त करोगे, अच्छे अंक प्राप्त करोगे, क्योंकि आज जाति भेदभाव कहीं जाति में नहीं देखने को मिलता है। आज जो भेदभाव मिलेगा आपको अंकों में देखने को मिलेगा। जो बच्चे का अच्छा नंबर होगा वो टॉप पे होगा और उसको जॉब जो है सबसे पहले मिल जाएगा, और जिन बच्चों का अंक अच्छा नहीं होगा वो सबसे नीचे रहेंगे और उनको जॉब भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पढ़ाई ऐसे करो जैसे कि आप जो है अंतिम बार इस कक्षा में रहोगे, उसके बाद इस कक्षा को कभी भी जो है पलट के नहीं देखोगे। इसलिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है और टॉपिक को अच्छे समझने की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए जहाँ से भी हो टॉपिक को अच्छे से समझो और समझ के जो है अपने जीवन में उसको उतारो, उसको नोट्स बनाओ, जैसे हो उसको जो है अपने जो है दिमाग में रखो, जिससे एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे कर सको। हमारा अगला टॉपिक जो है जाति और अर्थव्यवस्था। जाति और व्यवस्था क्या है? कहते हैं परंपरागत रूप से यह कहा जाता था कि विशेष प्रकार के आर्थिक क्षेत्र में जाति व्यवस्था भारतीय समाज के लिए उपयुक्त थी। यह और कुछ न होकर जजमानी व्यवस्था थी। यह व्यवस्था जो है परंपरागत थी। पहले के समय में अगर आप देखोगे तो जाति व्यवस्था जो थी अर्थव्यवस्था के रूप में देखा गया था, यानी पहले के समय में जजमानी प्रथा पूरे समाज में व्यवस्थित थी। आप सोच रहे हो कि जजमानी व्यवस्था होती क्या है? जजमानी व्यवस्था का अर्थ होता है कि आपने गांव में देखा होगा कि आपको एक ही नाई जो है बाल को काटता है, आपको एक ही पुजारी जो है पूजा पाठ करवाता है। तो ये जो है जजमानी प्रथा के अंतर्गत ही आते हैं, यानी आपको उन्होंने जजमान बनाया है और वो अपना सेवा जो है आपको दे रहे हैं। तो इसको ही जजमानी व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है। यह व्यवस्था परंपरागत थी, यानी मैंने कहा ना, अगर आपके दादा परदादा ने किया है तो आपको भी करना पड़ेगा। यानी ये व्यवस्था जो थी परंपरागत थी। जजमानी व्यवस्था में जो सेवा देने वाली जाति थी वो कमिन थी, यानी कमिन के रूप में उसको देखा जाता था। कमिन उच्च जाति यानी जजमान को सेवा सदैव करती रहती थी। कमिन के पास धंधे के विशेष कुशलता थी और इसे देने के बदले में जजमान उन्हें यानी कमीनों की अनाज या नगद मुद्रा देते थे। यानी जो देखा जाए तो आपने देखा होगा जैसे कुम्हार होता था तो वो बर्तन गढ़ते थे और ये बर्तन जो बना के जो है प्रत्येक जातियों में देते थे। और कहते हैं कभी शादी ब्याह या कभी इलेक्शन होती थी तो उनमें कई तरह के जो है मुद्रा या उनको अनाज के रूप में भेंट के रूप में दिया करते थे। तो ये जजमानी व्यवस्था उस समय काफ़ी प्रचलित थी। इस तरह गांव में कमीन और जजमान को जो है क्रामत्मिक संबंध थे। तो ये समझ सकते हो आपको कि कमीन और जजमान जो थे उनमें काफ़ी अच्छा संबंध देखने को मिल सकता था। कहते हैं लेकिन बाजार अर्थव्यवस्था के प्रवेश और भूमि सुधार में जजमानी व्यवस्था कमज़ोर कर दिया। अब देखिए मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि पहले के समय में जो होता था, अगर कुम्हार के द्वारा बनाया हुआ अगर बर्तन नहीं आती थी तो शादी ब्याह में भी बहुत तरह के जो है प्रॉब्लम आ जाती थी। लेकिन आज जो है अगर कुम्हार नहीं भी गया तो वो लोग क्या करते हैं, बाज़ार से कोई उसी जैसा मिलता जुलता वस्तु ला के उसके जगह पर उपयोग कर लेते हैं। और जिसके वजह से आज के समय में जो है जजमानी प्रथा जो है बिल्कुल ही कमज़ोर सी पड़ गई है। ये सारी क्रियाएं जो है आपको पता ही है कि सारे की सारे आधुनिक क्रिया की वजह से हुए, यानी आधुनिकीकरण की वजह से जो है जाति व्यवस्था इतना कमज़ोर हो गई है। इस तरह के जाति व्यवस्था में कई परिवर्तन भी आए हैं। शहरी क्षेत्र में लोग जो है जातियों के जो है मापदंडों को नहीं मानते हैं। जाति के क्षेत्र में यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य बदलने से रह गया है तो वो है अंतर्विवाहित है। आज भी जातियां जो है अंतर्विवाहित समूह है और यह भी देखने में आया है कि अब अंतर्जाति जो है अंतर्विवाह होने लग गए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे जैसे समाज बदलता जा रहा है उसमें जो है उनकी प्रथाओं में भी बहुत काफ़ी कमियाँ देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण थी जिसमें हम संस्कृतिकरण हो, चाहे औद्योगिकरण हो, चाहे वैश्वीकरण हो, हर विषय पे जो है हमने विस्तार पूर्वक जाना और समझा। ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें से एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो आपने क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करना है और समझ के जो है एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करना है। साथ में एक काम जो आपको सदैव दिया जाता है इसको भूलना नहीं है। जितना हो सके दूसरे बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुँचाने में आप जो है
अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हो। ठीक है, इससे जो होगा आपको आपके लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर जो होगा अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेगा और आपको समय समय पर जो है आपके ही रिलेटेड बहुत से वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। साथ में अगर आपने पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा, और आप ये सोचते होगे कि दोबारा आप मेरे चैनल पे आ जाओगे तो शायद संभव भी नहीं होगा, क्योंकि आप जब भी त्रिपाण स्टडी सेंटर लिखोगे वो त्रिपुरा कर देगा और आपको इस चैनल से जो है अब नहीं दिख पाएगा। तो इसलिए सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करके इस चैनल को जो है अपने मोबाइल में सेव कर लेना है।